क्लास 10th के बायोलॉजी सेक्शन में लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा था। लाइफ प्रोसेसेस में हमने पहला पढ़ा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में पोषण कैसे होता है, जिसके अंतर्गत हमने प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, जिसमें दो प्रकार की रिएक्शंस थी, लाइट रिएक्शंस और डार्क रिएक्शन। उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, उसके मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये भी हमने देखा था। तो अगर आप लोगों ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच। और क्लास 10th यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एनिमल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, जंतु पोषण, यानी कि जंतुओं में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, कौन कौन से मैकेनिज्म होते हैं। तो हम लोअर एनिमल से हायर एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में किस प्रकार का पोषण होता है। तो अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है, आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हैं। तो इसमें मेनली 4 मैकेनिज्म होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड ईजेशन। इसका मतलब क्या होता है? इंजेशन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण करना। अंतर्ग्रहण का मतलब होता है कि फूड बाहर है और हम उसको बॉडी के अंदर ले जाएंगे, तो इसको कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब होता है खाने को बाहर से हम लेंगे और उसको अंदर मुंह में डालेंगे, उसको पचाएंगे, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल निकलेगा उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। मेनली अगर आप फंगस के न्यूट्रिशन की बात करो तो फंगस क्या करता है, यानी कि कवक जो एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, उसको खाने के ऊपर फेंकता है, उसको डाइजेस्ट करता है। जो डाइजेस्टेबल पार्ट होता है वो उसको एब्जॉर्ब करता है। ये होता है फंगस यानी कि कवक के साथ। और जो अमीबा के साथ होता है इसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, जैसा कि हायर एनिमल्स में होता है। तो डाइजेशन का मतलब होता है जो उसने बाहर से फूड अंदर लिया है उसको अब ब्रेक डाउन करेगा छोटे छोटे टुकड़ों में, उसके बाद उस छोटे छोटे टुकड़ों का एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि जो छोटे कंपोनेंट्स में टूटा है उसका अवशोषण होगा। एसिमिलेशन का मतलब होता है स्वांगीकरण, यानी कि बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट कोशिकाओं में भेजेगा। इसके पास तो ये यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है ये, तो यानी कि इसके पास केवल एक ही कोशिका है जिसके अंदर जितनी भी लाइफ प्रोसेसेस हैं वो सारी एक ही कोशिका के अंदर होंगी। ईजेशन का मतलब होता है निष्कासन, यानी कि इसने जो फूड खाया है, पचाया है, अवशोषित किया है, उसके बाद जो आपच जो कि बिना पचा हुआ टुकड़ा है या फिर जो कंपोनेंट है जो कि पच नहीं सकता है उसको बॉडी से बाहर निकाल देगा, जिसको निष्कासन या ईजेशन कहते हैं। हम यहाँ पे देखते हैं ये अमीबा का डायग्राम है जिसके पास होता है एक डबल मेम्ब्रेन वाला न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और ये इसके पास होते हैं लाइसोसोम। तो ये इसके पास है इसका न्यूक्लियस और ये इसके पास है लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं और इसी लाइसोसोम के अंदर पाए जाते हैं इसके डाइजेस्टेबल एंजाइम्स जो कि मदद करेंगे डाइजेशन में। तो जब ये अमीबा यहाँ पे किसी भी फूड को देखेगा, मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया है, कोई भी बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, बैक्टीरिया का मतलब यहाँ पे कोई जीवाणु है जिसको ये खाना चाहता है, तो ये क्या करेगा, ये अपने साइटोप्लाज्म को आगे खिसकाएगा। साइटोप्लाज्म का मतलब होता है कोशिका द्रव्य, जो कि इसके कोशिका में भरा हुआ तरल पदार्थ होता है, उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये है इसके साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। तो ये अपने कोशिका द्रव्य को आगे खिसका के ये यहाँ पे स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडोपोडिया का मतलब होता है, स्यूडो का मीन्स होता है झूठा और पोडिया का मतलब होता है लेग्स, यानी कि झूठे पैर। हमें ऐसा दिखाई देगा कि ये पैर हैं लेकिन ये असली वाले पैर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इसका जो साइटोप्लाज्म है खिसका के क्या बना लेगा, स्यूडोपोडिया बनाएगा। और ये जो स्यूडोपोडिया स्ट्रक्चर है ये कप शेप का स्ट्रक्चर बना लेगा जिसके अंदर ये बैक्टीरिया को घेर लेगा या फिर कोई भी और फूड मटेरियल होगा उसको ये घेर लेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, ये जो अमीबा है ये इसको अंदर ले लेगा। अंदर जैसे ही लेगा इसको कहते हैं फैगोसोम। फैगोसोम, फैगोसोम क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन होती है इसके साथ किसी भी फूड मटेरियल का अंदर जाना है, इसको कहते हैं फैगोसोम। अब ये जो इसके पास लाइसोसोम है, ये जो लाइसोसोम है ये क्या करेंगे, ये जो लाइसोसोम है इस फैगोसोम के साथ अटैच हो जाएंगे, इसको बोलेंगे फैगोलाइसोसोम। फैगोलाइसोसोम, फैगोलाइसोसोम का मतलब ये होता है कि जो फूड मटेरियल, फूड वैक्यूल, वैक्यूल प्लस फूड जिसको फैगोसोम बोला, फैगोसोम प्लस लाइसोसोम जिसको फैगोलाइसोसोम बोला। अब ये लाइसोसोम क्या करेगा, ये जो भी फूड है इसके पास, ये जो फूड इसके साथ अटैच है इसको ये क्या करेगा, ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा। जब ये ब्रेक डाउन करना शुरू करेगा तो ये उसके जो बड़े बड़े कंपोनेंट्स हैं, जो जटिल पदार्थ हैं, उसको सरल पदार्थों में तोड़ेगा, यानी कि जो डाइजेस्टेबल एंजाइम्स हैं ये यहाँ पे जाएंगे लाइसोसोम के द्वारा और ये इसको डाइजेस्ट करेंगे यानी कि ब्रेक डाउन करेंगे। जैसे ये ब्रेक डाउन हो जाएगा उसके बाद ये बॉल पे जाके अवशोषित होगा, उसके बाद ये
बॉल के साथ बाहर निकल जाएगा, जैसे इसने ग्रहण किया था वैसे ही बाहर निकलेगा। तो इसमें जो मैकेनिज्म पूरा हुआ है, ये चारों प्रोसेस ये होती हैं इसके स्यूडोपोडिया के द्वारा, ये अंदर लेगा और स्यूडोपोडिया के द्वारा ही ये बाहर फेंक देता है जो भी वेस्ट मटेरियल होगा। वेस्ट मटेरियल का मतलब ये होता है कि इसने जो भी खाना अंदर लिया है वो उसमें से जो अपचित भोजन है, अपचित का मतलब होता है कि जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट खाया या फिर कुछ भी खाया, इसने जैसे बैक्टीरिया खाया, तो यहाँ पे जो मेन कंपोनेंट होंगे वो सारे तो डाइजेस्टेबल नहीं होंगे, तो जितना पार्ट उसका डाइजेस्ट हो पाया अमीबा से तो उतना उसने क्या कर लिया, अवशोषित कर लेगा, यानी कि एब्जॉर्ब कर लेगा, जो उसकी बॉडी के लिए ज़रूरी होगा, जो उसकी लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी होगा। उसके बाद जो भी मटेरियल बचा हुआ होगा जो इसके लिए ज़रूरी नहीं है वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ये था अमीबा में पोषण। अब हम देखेंगे ह्यूमंस में पोषण कैसे होता है। तो ह्यूमंस में भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है और इसमें एलिमेंट्री कैनाल होती है, यानी कि आहार नाल। आहार नाल हम उसको कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल हम उसको कहते हैं जैसे हमने माउथ से खाना खाया और इनस के थ्रू बाहर निकाला, तो इस लंबे से पाथ को बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल। तो ये जो भोजन है, जो हम खाना खा रहे हैं, ये जिस भी ऑर्गन में जाएगा तो वो पूरा पाथ एलिमेंट्री कैनाल पे कंसीडर किया जाएगा। अब एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, माउथ, बकोफेरेंजियल कैविटी जिसको मुख ग्रसनी गुहा भी कहते हैं, ईसोफेगस जो कि फूड पाइप भी कहलाता है, स्टमक यानी कि आमाशय, इंटेस्टाइन यानी कि आंत, और इसमें दो प्रकार की आंत आएंगी, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहते हैं और छोटी आंत को छोटी आंत क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बड़ी आंत को बड़ी आंत इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका जो ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है। ल्यूमेन का मतलब होता है, ऐसे समझिए जैसे कि ये कोई पाइप है, अब इस पाइप में इसका जो अंदर वाला हिस्सा है उस हिस्से को, खाली हिस्से को ल्यूमेन बोला जाएगा। जैसे कोई पाइप होता है उसका जो अंदर वाला हॉलो स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है ल्यूमेन। तो लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि जो बड़ी आंत है वो लंबाई में बड़ी नहीं है बल्कि उसका जो ल्यूमेन है वो बड़ा है। तो यहाँ पे इसकी लेंथ स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है, जो लेंथ होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन की बड़ी होती है और लार्ज इंटेस्टाइन जो है लंबाई में छोटी होती है, लेकिन इसका ल्यूमेन बड़ा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन छोटा होता है, इसीलिए उसको छोटी आंत और इसको बड़ी आंत बोला जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो भी खाना हम खा रहे हैं, दाल चावल कुछ भी खाएं हम, तो माउथ सबसे पहला डाइजेस्टेबल ऑर्गन है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले पाचन क्रिया कहाँ पे शुरू होती है तो वो होती है माउथ में, क्योंकि माउथ में पाए जाते हैं सिलिवरी ग्लैंड्स। सिलिवरी ग्लैंड्स का मतलब होता है इसमें से सलाइवा सीक्रेट होगा। सलाइवा का क्या मतलब होता है, सलाइवा जैसे अगर आप लोगों ने कोई भी फास्ट फूड देखा हो, कोई भी टेस्टी खाना देखा हो, तो हमारे मुंह में जो पानी सा बनता है, जो लार बनती है, उसको कहते हैं सलाइवा। अब इस सलाइवा में क्या क्या होता है, इसमें 99% वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि 99% इसमें केवल और केवल पानी होता है। बाकी का जो 1% होता है उस 1% में इसमें प्रोटीन्स होते हैं, इसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं, इसमें लाइपेजेस होंगे, इसको स्लाइवरी लाइपेज बोला जाता है। स्लाइवरी लाइपेज जो होता है ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है और इसके पास अमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च को पचाने का काम करता है। तो स्टार्च का जो डाइजेशन होता है वो मुख से यानी कि माउथ से शुरू हो जाता है, क्योंकि इसके पास स्लिवरी अमाइलेज पाया जाता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, या फिर कह सकते हैं स्टार्च को मंड के रूप में कन्वर्ट करता है। जो स्लिवरी ग्लैंड्स होती हैं ये बहुत नंबर में बहुत ज़्यादा होती हैं, और जो हमारी टंग होती है उसके बाद स्लिवरी ग्लैंड्स है और जो ये टंग पे ही प्रेजेंट होंगी, यानी कि माउथ के आसपास प्रेजेंट होती हैं जहाँ से ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन होता है माउथ को वेट रखना, डिहाइड्रेशन से बचाना, और जो फूड है उसमें सलाइवा ऐड करके वो उसको निगलने लायक बनाता है, यानी कि उसमें ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो लुब्रिकेशन का काम होता है कि माउथ को लुब्रिकेशन कौन प्रोवाइड करता है, तो वो सलाइवा प्रोवाइड करता है। अब आगे बात करते हैं कि इसके पास जो लिंगुअल लाइपेज होता है जो कि लिपिड को पचाने में हेल्प करता है। उसके बाद देखेंगे माउथ में क्या होगा, टीथ होगा जो कि खाने को फाड़ने में, उसको चबाने में हेल्प करेगा। अब आप लोग एक, जैसे कि यहाँ पे टीथ की बात हो रही है, टंग की बात हो रही है, टंग पे तो टेस्ट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं।
अगर आप लोगों से पूछा जाए कि माउथ का काम क्या होता है, अब माउथ में क्या होगा, टीथ होंगे, टंग होगी यानी कि जीभ होगी। अब उस टंग पे प्रेजेंट होंगे टेस्ट रिसेप्टर्स। टेस्ट रिसेप्टर का काम, जिसको स्वादेंद्रियां बोला जाता है, ये जो स्वादेंद्रियां होते हैं ये जो खाना होता है उसका जो टेस्ट होता है उसका जो सिग्नल होगा वो ब्रेन तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि ये खाना बहुत टेस्टी है या फिर कड़वा है या फिर मीठा है, टेस्ट का सेंस देंगे। अब ये जो टंग है, टेस्ट जो दांत हैं वो उसको चबाने का काम करेंगे। अगर आपसे पूछा जाए क्या टंग का काम यानी कि जीभ का काम केवल उस भोजन का स्वाद लेना है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये भोजन को पचाने में भी हेल्प करता है। अगर आपने नोटिस किया हो जब आप खाना खाते हो तो इस साइड से इस साइड यानी कि भोजन को मुंह में चारों तरफ घुमाने में टंग बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, इसको यहाँ से वहाँ ले जाने में, जिसके कारण जो खाना होता है वो अच्छे से चबाया जा सकता है। तो आगे बात करते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम देख लेते हैं पहले। ये जो डायग्राम है इसमें वो सारे पार्ट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने हैं कि यहाँ पे खाना पचाने में कौन कौन से अंग हमारे हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होंगे, लिप्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि होंठ। यहाँ पे ऊपर अगर आप जीभ को ऊपर की तरफ लेके जाएं, जहाँ पे हमारी जीभ रेस्ट करती है, तो उसको बोला जाता है तालू यानी कि पैलेट, जो कि होता है हार्ड पैलेट। हार्ड पैलेट के जो पीछे होता है यानी कि हम अपनी जब जीभ को फोल्ड करते हैं ऊपर की ओर, तो जो पीछे वाला हिस्सा होता है सॉफ्ट वाला, उसको बोला जाता है सॉफ्ट पैलेट। तो हमारे पास दो तरह के पैलेट होते हैं, एक तो हार्ड पैलेट, दूसरा सॉफ्ट पैलेट। जो हार्ड पैलेट होता है वो नोज के नीचे होता है। तो हार्ड पैलेट का काम क्या होता है, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं, ये है तालू यानी कि पैलेट। यहाँ पे ये है ओरल कैविटी और यहाँ पे है नेजल कैविटी, ये जो श्वास नली होती है उससे रिलेटेड। और यहाँ पे होता है नेजोफेरिंक्स, यहाँ पे होती है ओरल कैविटी, और ये होता है ओरोफेरिंक्स, जिस हिंदी में भी इसको ओरोफेरिंक्स ही कहते हैं। यहाँ पे होता है एपिग्लॉटिस और यहाँ पे होता है लैरिंजोफेरिंक्स, जो कि स्वर यंत्र या ग्रसनी बोला जाता है। ईसोफेगस होता है जिसको भोजन नली, खाद्य नाल भी कहते हैं, फूड पाइप भी कहते हैं, जो कि ट्रैकिया के पीछे होता है। अगर आप लोग यहाँ पे टच करेंगे तो यहाँ पे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे, जिसको बोला जाता है ट्रैकिया, जो कि सी शेप्ड के कार्टिलेज होते हैं यहाँ पे ऐसे प्रेजेंट होती है, जिसको बोला जाता है ट्रैकिया, जो कि होती है विंड पाइप, और विंड पाइप के पीछे अटैच होती है हमारी आहार नाल, जिसको बोला जाता है ईसोफेगस, जो कि फूड को ले जाने का काम करता है स्टमक में। यहाँ पे ईसोफेगस होगा, यहाँ पे ये है टंग जिसको बोला जाता है जीभ, यहाँ पे ये है जबड़ा। अब ये जो जबड़ा है इसको बोला जाता है अपर लॉ, और यहाँ पे जो प्रेजेंट होता है इसको बोला जाता है लोअर जॉ। अगर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए कि जब हम बोलते हैं या खाते हैं तो हमारा कौन सा जबड़ा या कौन सा जॉ मूव करता है, तो हमारा जो नीचे वाला जॉ होता है ये मूव करता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं टीथ की। तो टीथ की बात करते हैं। जो टीथ होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन से होते हैं, बाइफायोडोंट। जो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में टीथ अगर दो बार आए उसको कहते हैं बाइफायोडोंट, यानी कि दो बार दांत आते हैं। उसके बाद एक और नाम होता है थीकोडोंट। थीकोडोंट का मतलब होता है जिसका ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा निकला हुआ हो, नीचे बहुत ज़्यादा हिस्सा हो। जैसे मान लीजिए कि इस मार्कर को मेरे हाथ के अंदर यहाँ पे अगर मैं इसको प्लेस करूँ तो इसका केवल इतना सा पार्ट ऊपर है, बाकी का जितना पार्ट ऊपर है उससे कहीं ज़्यादा पार्ट ये नीचे को है। तो ऐसा जो प्लेसमेंट होता है इसको बोला जाता है थीकोडोंट, और हमारे दांत की जो प्लेसमेंट होती है वो थीकोडोंट ही होती है, यानी कि उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा नीचे होता है और बहुत कम हिस्सा उभरा हुआ यानी कि बाहर की ओर होता है। तो ऐसे दांत बहुत ही मजबूत दांत होते हैं। तो दो बार आते हैं इसीलिए इसको बाइफायोडोंट बोला जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिस्सा इसका नीचे होता है इसीलिए इसको थीकोडोंट बोला जाता है। और क्योंकि हमारे पास बहुत सारे टाइप के यानी कि 4 प्रकार के दांत होते हैं इसीलिए इसको हेटेरोडोंट भी बोला जाता है। हेटेरो का मतलब होता है बहुत सारे यानी कि अलग अलग प्रकार के, और डोंट का मतलब होता है दांत। तो अलग प्रकार के दांत को बोला जाएगा हेटेरोडोंट। तो ये हेटेरोडोंट प्रकार के दांत हमारे पास होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये है प्रीमोलर यानी कि अग्रचर्वणक, इसको बोला जाता है इंसाइजर यानी कि कृंतक, जो कि काटने का काम करता है, फाड़ने का काम करेगा। मोलर यानी कि चर्वणक, जो चबाने का काम करेगा। यहाँ पे कैनाइन रत्नक, जो कि चीर फाड़ करने का काम करेगा।
अब यहाँ पे हमने 4 प्रकार के दांत देखे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं जो कैनाइन होता है। कैनाइन का काम होता है, ये जो पैने दांत होते हैं जैसे कि शेर के देखे होंगे आप लोगों ने, तो नोज के नीचे वाले जो 2 दांत होते हैं, इस साइड और इस साइड वाले, जो बहुत ही नुकीले दांत होते हैं, उसको बोला जाता है कैनाइन, जो कि रत्नक होता है, यानी कि ये चीरने फाड़ने का काम करता है। और जो इंसाइजर होता है कृंतक, ये काटने का काम करता है। और जो अग्रचरण प्रीमोलर होता है, ये ग्राइंडिंग का काम करता है, चबाने का काम करेगा। मोलर भी ग्राइंडिंग का काम करेगा, मिक्सिंग का काम करेगा। तो ये था दांत का। और टंग के बारे में हमने देख ही लिया है, टंग पे क्या होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि कोई भी जो टीथ है उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा सबसे कठोर धातु क्या होती है, जैसे कि हीरा बोल दिया किसी ने। तो अगर पूछा जाए कि ह्यूमन बॉडी में जो सबसे कठोर पार्ट होता है वो क्या होता है, तो सबसे हार्ड पार्ट जो होता है वो होता है एनामल, यानी कि जो टीथ के ऊपर का पोर्शन होता है, यानी कि ऊपर जो लेयरिंग होती है उसको एनामल कहते हैं, जो कि नेचुरली पेल येलो कलर की होती है। इसीलिए नेचुरली हमारे दांत का जो कलर होता है वो येलोइश होता है। यहाँ पे आगे बात करते हैं, जो दांत होता है इसके ऊपर वाले हिस्से को बोला जाता है एनामल, और इसके नीचे वाले पार्ट को बोला जाता है डेंटाइन, जो कि सीमेंटम का काम करता है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है उस हिस्से को बोला जाता है क्राउन, और इसके बीच वाले पार्ट को, जो कि मसूड़े और उसके ऊपर वाले पार्ट को जोड़ के रखता है, उसको बोला जाता है नेक रीजन, और जो हमें दिखाई नहीं देता है वो होता है रूट रीजन। तो यहाँ पे डेंटाइन प्रेजेंट होगा। डेंटाइन के नीचे होती है पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में बहुत सारी नर्व्स होती हैं और ब्लड सप्लाई भी होती है, इसीलिए जब भी उसमें अगर कोई भी हार्म होता है तो हमें सेंसेशन महसूस होती है। सेंसेशन का मतलब होता है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लगने लगता है या फिर कोई और ज़्यादा एक्टिविटी। तो यहाँ पे पल्प कैविटी होती है जिसमें नर्व्स का सप्लाई होती है, ब्लड सप्लाई होती है। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है गम, यानी कि मसूड़ा, और यहाँ पे होती हैं बोन्स, यानी कि हड्डी, ये होती है इसकी रूट कैनाल। तो जो सबसे हार्ड पार्ट होता है जो कि बोला जाता है एनामल होता है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ होता है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया हो, और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइफ प्रोसेसेस। इसमें से एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, हो सकता है कि और भी क्वेश्चंस पूछे जाएं अकॉर्डिंग टू